सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और आज की यार इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि यार आईपीयू में किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या एडमिशन होता है। और जो बहुत सारे डाउट्स थे यार इस बारी, क्योंकि यार कोविड के टाइम पे इन्होंने कर दिया कि सीईटी से भी एडमिशन लेंगे और नॉन सीईटी यानी कि निमसेट के थ्रू भी एडमिशन ये लेंगे। तो यार हमारे पास आज हैं यार विपुल जी। इन्होंने अभी अभी यूएसआईटी में एडमिशन लिया है और इन्हें पूरा प्रोसीजर पता है। जो बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी, अगले साल भी हो सकती है ये। तो इस बार ये वीडियो आ रही है आप सभी के लिए यार, आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। और एडमिशन के टाइम पे यार आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यार आज विपुल जी हमारे साथ हैं और ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यार मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा विपुल को कि उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, यूएसआईटी में, आईपीयू का टॉप कॉलेज जिसे माना जाता है। और आज वो हमारे साथ हैं। तो यार सबसे पहले थैंक यू, आप यहाँ पर आए और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करने के लिए एग्री हुए। तो विपुल, एक बार यार आप अपना जो भी आपका बैकग्राउंड है, यानी कि स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, इंटरेस्ट इन सीएस कैसे डेवलप हुआ, ये एक बारी सबको बता दो ताकि सबको पता लग सके कि क्या सोच लेकर आते हैं यार सारे बंदे एमसीए में और इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम विपुल मलिक है और मैंने जो अपनी स्कूलिंग की है वो मेरठ यूपी से की है। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है डीयू से। और ओके। इसी साल मैंने अपना एग्जाम दिया था निमसेट का, जिसके थ्रू मेरे को एडमिशन मिला है यूएसआईसीटी में, आईपीयू का जो मेन कैंपस है। ओके। और सीएस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें थोड़ा बहुत कोडिंग का आइडिया दिया जाता था। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद हमें मस्ट हो जाता है अपना जो करियर डिसाइड करना है। तो ओके। कोडिंग का इंटरेस्ट मेरा ग्रेजुएशन में डेवलप हुआ था काफी हद तक। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि हाँ, ये फील्ड थोड़ा सा क्रिएटिव है, इसमें सीखने को ज्यादा मिलता है, पढ़ने को कम, मतलब आपका जो क्रिएटिव है थोड़ा सा फील्ड ये है, तो बिल्कुल, इसलिए आपको मैंने लगता होगा एमसीए चूज थ्योरेटिकल किया। नॉलेज कम होती है यहाँ पर और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल करते हैं। बिल्कुल। ओके। तो यार आपको एक बारी पता लग गया होगा कि किस तरीके से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग के बैकग्राउंड में आए और एमसीए के लिए इन्होंने ऑप्ट करा। इसके अलावा यार मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जो है सीईटी से एडमिशन लिया, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर नॉन सीईटी से, और अगर लिया है तो कौन सी रैंक तक यार यूएसआईटी मिल जाता है या फिर बीवीपी मिल जाता है, मतलब जो कि टॉप 5 हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉलेज मिल जाते हैं। आपको अगर थोड़ा आइडिया हो तो एक बार सबको बता दो। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जिसको आईपीयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होगी कि वो इमसेट का फॉर्म फिल करने के साथ साथ जो आईपीयू का फॉर्म होता है उसको जरूर फिल कर दें। क्योंकि ऐसा मौका इस बार आईपीयू ने दिया है कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था आईपीयू का, निमसेट का रिजल्ट आने के बाद उन्होंने दोबारा मौका दिया है कि हाँ, तुम इसका काउंसलिंग भी फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो आईपीयू में। लेकिन बेटर ये रहेगा, मतलब 2021 के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए, कि आप पहले से फिल करके चले आईपीयू का फॉर्म। आईपीयू का हो, एचयू का हो या एचपीटीयू का, जिसका भी हो, मतलब पहले ही फिल करके रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। और उसके बाद बात आती है कि जब हाँ आपने फॉर्म फिल कर दिया है आईपीयू का भी और निमसेट का आपका रैंक कार्ड आ चुका है, तो निमसेट का जब आपका रैंक कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आपको काउंसलिंग फिल करनी होगी आईपीयू की, रजिस्ट्रेशन के बाद। इस हम्म। बार ऐसा हुआ था कि रजिस्ट्रेशन और ये दोनों एक साथ कराए थे आईपीयू ने, कि आपका रजिस्ट्रेशन भी और काउंसलिंग भी। उसके लिए 2200 रुपए फी लगी थी, जिसमें कि 1200 तो उनके फॉर्म के थे, इनके आईपीयू के, और 1000 रुपए काउंसलिंग फी थी। ओके। तो इस बार एक ही बार में इन्होंने करा दिया था 2200 रुपए पे करा के, कि रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग साथ में। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा हो ना हो तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले आईपी का फॉर्म फिल कर दें। ओके। अब इसके बाद बात आती है सीईटी और नॉन सीईटी की। तो आईपी ने पहले ये बोला था, जब अभी काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू होता, कि आपका जो अगर सीट वैकेंट बचती है निमसेट के बाद में तो वो सीईटी के थ्रू लेंगे। लेकिन अभी तक उसका कोई आइडिया नहीं आया कि सीईटी के थ्रू क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई एडमिशन, अभी भी एक भी एडमिशन सीईटी के थ्रू नहीं हुआ है। ओके। तो अगर किसी को आईपीयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मस्ट है कि वो निमसेट का एग्जाम पक्का दे दे, सीईटी का दे या ना दे वो बाद की बात है, लेकिन निमसेट का जरूर दे दे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने खाली सीईटी दिया, निमसेट नहीं दिया है, उनका अभी तक कोई एडमिशन का कोई कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके। तो यार पहली जो प्रायोरिटी मिलेगी वो निमसेट के जिन्होंने एग्जाम दिए उनको मिलेगी और बाद में सीईटी वालों को मिलेगी। बिल्कुल। इस बार नोटिस में उन्होंने ये लिखा था कि निमसेट के बेस पे एडमिशन होंगे, अगर सीट कुछ वैकेंट बचती हैं तो सीईटी को कंसिडर किया जाएगा। ओके। ओके। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं कि सीईटी और नॉन सीईटी में क्या डिफरेंस है। तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि यार जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कोई फिक्स सीट्स हैं सीईटी कैंडिडेट्स के लिए या फिर नॉन सीईटी कैंडिडेट्स के लिए, या सिर्फ ये ऐसे ही काम चल रहा है?
नहीं, कोई कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि आपका सीईटी नॉन सीईटी का फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो कि इतना परसेंट इनको मिलेगा इतना, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मेंशन किया साफ साफ बिल्कुल कि निमसेट के बेस पे ही एडमिशन होंगे स्ट्रिक्टली, अगर सीट वैकेंट बचती हैं तो सीईटी को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि सीईटी नॉन सीईटी में क्या डिफरेंस है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और इन्होंने सारे आंसर एकदम साफ बता दिए। अगला क्वेश्चन यार आपसे ये रहेगा कि कैन यू टेल मी अबाउट द सीईटी पेपर पैटर्न ऑफ आईपीयू, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि इसका पैटर्न क्या होगा या देखो किस तरीके की डिफिकल्टी है, निमसेट से आसान है, मुश्किल है। देखिए सीईटी का पेपर जो है वो मैं नहीं मानता कि निमसेट के बराबर आता है, थोड़ा सा इजी आता है निमसेट से तो। और उसके अगर सिलेबस या पेपर पैटर्न वगैरह की बात भी करें तो मैंने सीईटी नहीं दिया है, तो मैं ज्यादा इतना कुछ कमेंट कर नहीं सकता इस बारे में। हम्म, लेकिन सीईटी का पेपर इतना टफ नहीं आता, मतलब निमसेट के लेवल का तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं तो नेट पे देख लो, नहीं तो पैटर्न देख लो और प्रिपरेशन कर लो निमसेट की, आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, बीवीपी और यूएसआईटी, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, फैकल्टी एंड अदर फैक्टर्स। इन दोनों में से अगर कौन से चूज करने चाहिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बीवीपी लूं या यूएसआईटी। देखिए ये जो कंफ्यूजन डेवलप होती नहीं होती इंटरनेट से, लोग क्या जब एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो गूगल करते हैं कि विच इज बेटर यूएसआईसीटी और बीवीपी, बिल्कुल। तो उनको ज्यादातर आंसर बीवी के फेवर में मिल जाते हैं, तो इसलिए हम्म, कंफ्यूजन ज्यादा डेवलप हो जाता है कि बीपी बेटर है कि यूएसआईसीटी। लेकिन यदि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, पर्सनल ओपिनियन में अपना दूं, तो यूएसआईसीटी को बीट नहीं कर सकता, मतलब वो मेन कैंपस है, उसको तुम कैसे भी बीट नहीं कर सकते हो, और लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा वही रहती है, हम्म, यूएसआईसीटी। उसके बाद हाँ बीवी को बोल सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज है और प्लेसमेंट काफी बेटर रहे पिछले कुछ साल में, भले उनमें से कुछ ऑफ कैंपस भी हैं लेकिन हाँ प्लेसमेंट बेटर है बीवी के काफी। लेकिन यूएसआईसीटी फर्स्ट चॉइस होती है हमेशा किसी भी स्टूडेंट की। ओके। ठीक है यार, आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बेटर है इनके हिसाब से। और अगला क्वेश्चन मेरा ये है, प्लीज डिटेल अस अबाउट द प्रोसेस आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम सीईटी या फिर गेटिंग द निमसेट रैंक। मतलब मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है सीईटी, या फिर मान लो कि मेरा निमसेट में रैंक आ चुकी है 1000 1100, तो यार मैं अब क्या होगा आगे। ओके, तो जैसा आपके हाथ में निमसेट रैंक कार्ड आ चुका है, हम्म। तो उसके बाद में आईपीयू की जो काउंसलिंग है वो फिल कराई जाएगी आपसे। ओके। आईपीयू काउंसलिंग फिल होने के बाद कुछ दिन का टाइम लगता है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, स्पेशली जो रिजर्व कैटेगरीज हैं हम्म। उनके। ओके। उसके बाद तो जब उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद में आता है आपका मतलब पूरा शेड्यूल आ जाएगा फर्स्ट राउंड का, कि कैसे किस दिन आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है, कब तक चॉइस फिलिंग करनी है, और कब उसका रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट के बाद में आपको, जैसे मैं फर्स्ट राउंड एक्सप्लेन करूं तो आपका सबसे पहले तो आप चॉइस फिलिंग करोगे, एक डेट होती है चॉइस फिलिंग तक की, वो आप कर दोगे। उसके बाद में 3 या 4 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में आपको अगर सीट अलॉट हुई है, तो हम्म। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी राउंड में किसी भी टाइम आईपीयू में सीट अलॉट हुई है, तो आपको 40,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ओके। तो चॉइस फिलिंग का एक सजेशन ये है कि चॉइस फिलिंग आप उतनी ही करें जितना आपको कॉलेज लेना हो। मतलब 11 कॉलेज हैं आईपीयू में इसके एमसीए के, हम्म। आपने 11 के 11 फिल कर दिए, 11 में से कोई भी एक आपको लॉट हो गया तो आपको 40K पे करने पड़ेंगे फर्स्ट राउंड में। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं। अब मान लो कि मेरी रैंक है बीवीपी वाली, जितने में मेरे को बीवीपी मिल जाता है, लेकिन मैं लास्ट तक जा रहा हूँ, और मान लो कि मेरे से अच्छी रैंक वाले और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को पहले राउंड में ही कोई बीवीपी से नीचे वाला कॉलेज मिल जाएगा, मान लो कि जिम्स मिल गया, सी डैक मिल गया, और मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन तब भी मुझे 40,000 पे करने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे वो ये जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन यार, इसके अलावा और कोई है नहीं स्टेप्स आगे तो इसमें बता दो। एक इम्पोर्टेंट चीज और ये भी है कि अगर आप 40K पे नहीं करोगे तो सेकंड राउंड में आपको कंसीडर नहीं करेंगे वो लोग। ओके। तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप 40,000 पे मतलब कर दे, जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में फिर आपको कंसीडर नहीं करेंगे, आपने 40K पे नहीं किए और आपको सीट अलॉट हुई थी। ओके। ठीक है, तो एक बार आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आगे राउंड्स प्रोसीड करेंगे, और आपको कितनी अमाउंट स्टार्टिंग में सबमिट करनी है, ताकि आपका एक तरीके से एडमिशन फर्स्ट राउंड के लिए के आगे कंसिडर हो जाए। इसके अगला क्वेश्चन मेरा यार आपसे ये रहेगा कि
देयर एनी रिजर्वेशन फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स एंड इफ यस देन हाउ मच परसेंट? मतलब मैं दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए कितनी रिजर्वेशन है आईपीयू में? सो रिजर्वेशन है आईपीयू में, और मतलब काफी बड़ा रिजर्वेशन है। 85% और 15% का रिजर्वेशन है इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड आउटसाइड दिल्ली का। अब इसमें मेन कंफ्यूजन क्या रहता है कि आपको लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इनसाइड दिल्ली कौन है, आउटसाइड दिल्ली कौन है। इवन उनके जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, एडमिशन ब्रोचर में भी उन्होंने सही से वो मतलब मेंशन नहीं किया हुआ है कौन इनसाइड दिल्ली है कौन है आउटसाइड दिल्ली। उसमें स्कूलिंग और वो दोनों लिखा हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आपने ग्रेजुएशन जो अपनी की है वो मैटर करता है, आपको इनसाइड ले जाएगा या आउटसाइड ले जाएगा। आप 85% में आओगे या फिर 15% में आओगे, वो मैटर करती है आपकी ग्रेजुएशन। आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है वो अगर स्ट्रिक्टली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ दिल्ली है तो आप इनसाइड दिल्ली कंसीडर होंगे। आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, वो नहीं चाहिए उसके लिए। अगर आपने आउटसाइड दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन किया और आप दिल्ली के हो तो आप भी आप आउटसाइड कंसीडर होंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन अपनी बाहर से की है। और इसके मैं दो एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरा खुद का एग्जांपल है, क्योंकि मैंने स्कूलिंग जो की है वो आउटसाइड दिल्ली की है। मैंने मेरठ से स्कूलिंग की है और मेरी ग्रेजुएशन ड्यू से है, तो मेरे को इनसाइड दिल्ली कंसीडर किया उन्होंने। और एक और एग्जांपल है, मेरा फ्रेंड है वो जो है दिल्ली से ही है और उसने ग्रेजुएशन अपने गुड़गांव से की है, तो अच्छा। उसको आउटसाइड दिल्ली कंसीडर किया है जबकि वो दिल्ली से है। ठीक है, तो यार आपको ये जो सारे डाउट होंगे और वो कहीं क्लियर नहीं कर पाते और आप बहुत जगह मैसेज करते हो सीनियर्स को और टीचर्स को कॉल करते हो, लेकिन कहीं से भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो कि आपको विपुल ने बताई है। ओके, तो हम रैंक की बात कर रहे थे, कौन हाँ सी हाँ, रैंक तक रैंक। यूएसआईसीटी मिल सकता है इनसाइड और आउटसाइड के लिए। अगर रैंक की अगर मैं बात करूं यूएसआईसीटी के लिए, तो अगर आप आउटसाइड हो तो आपको 800 के नीचे अगर हो तो ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आप इनसाइड हो तो 1400 से नीचे हो तो मतलब सेफ रहेगा। फिर इसमें 100-200 कम ज्यादा हो सकता है, मैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। तो ये जो आप रैंक बता रहे हो, रैंक की जो क्राइटेरिया बता रहे हो, ये जनरल के लिए या किसी और कैटेगरी के लिए? नहीं, ये जनरल के लिए है, वो कैटेगरी के लिए नहीं है। और कैटेगरी का ये है कि कैटेगरी में भी आपको इनसाइड आउटसाइड का ही वो होता है कि अगर आप सपोज करो आप एससी कैटेगरी से हो और आप जो है इनसाइड हो तो आपको अलग कंसीडर किया, आप एससी आउटसाइड हो तो भी आपको अलग कंसीडर किया जाए। मतलब 85% और 15% का जो रिजर्वेशन है उसका कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, वो ओके, अलग ही रहता है। ठीक है। तो यार आपको पता लग गया होगा कि इनसाइड और आउटसाइड में क्या फ़र्क है, और कैटेगरी में भी इनसाइड आउटसाइड कंसिडर होगा, तो बाकी जो भी कैटेगरीज़ है जनरल के अलावा, वो इसको भी ध्यान में रख के अपनी रैंक के हिसाब से एडमिशन के लिए जो भी आपने कॉलेज फिल करने हैं वो करना। इसके अलावा अगला मेन क्वेश्चन जो है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या होते हैं? थोड़ा बहुत बता दो ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो। इसके लिए अभी एक नोटिस आया था आईपी की साइड से, तो उसमें स्ट्रिक्टली तो नहीं लिखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जो मेन मेन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। हुँ, एक तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए अपनी, बिल्कुल। उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और करेक्टर सर्टिफिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको 10th 12th की मार्कशीट, 12th की तो नहीं चाहिए, खैर 10th की चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। हुँ, और इनके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी इसका भी बहुत कंफ्यूजन रहता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो हुँ, आपको जो है एडमिशन ब्रोशर में आप जब जाओगे तो वहाँ पे परफॉर्मा दिया हुआ है सर्टिफिकेट का, जो भी आपके मतलब का सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा दिया है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप उसको फिल करा सकते हो। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उससे बनवा सकते हो। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा। उसके अलावा एंटी रैगिंग के दो फॉर्म में, आप स्टूडेंट के लिए एक पेरेंट्स के लिए, वो फिल कर सकते हो। ओके। यही है मेन डॉक्यूमेंट, तो इसके अलावा आई थिंक ओके, अब मान कोई लो रह यार मेरे बचेगा। पास इनमें से 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा या फिर क्या सीन है उसके आगे का, थोड़ा बहुत बताओ? इसके लिए है, उन्होंने अंडरटेकिंग का जो है प्रावधान है थोड़ा सा कि अंडरटेकिंग आप दे सकते हो, लेकिन अंडरटेकिंग डेट तक होता है कि आपको अंडरटेकिंग इस डेट तक आपको सबमिट करने डॉक्यूमेंट। सपोज अगर आप उस डेट तक नहीं कर पाए तो फिर शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे, जैसे आपका निमसेट का रैंक कार्ड है, ये आपकी मार्कशीट है, ये करेक्टर है, मतलब ये तो आपको होना जरूरी है। सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपके पास नहीं है, हुँ, तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा आईपीयू में। अंडरटेकिंग का ये है कि आप बोलो कि हाँ इस डेट तक मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दूंगा। ओके। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि यार जिनको एग्ज़ाम देना है और जिनको एडमिशन भी लेना है यहाँ पर, तो एक तरीके से अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप उसकी अंडरटेकिंग दे सकते हो, लेकिन हाँ, उसकी फिक्स डेट होती है। ये नहीं कि यार आप 1.5 2 महीने 3 महीने बाद दोगे। कोई फिक्स डेट होती है, 1 वीक 2 वीक का टाइम होता है, तब तक आपको सबमिट करने होते हैं जो भी आपका एडमिशन ऑफिस होता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन यार ये रहेगा कि आपके हिसाब से शुड वी गो फॉर निमसेट और या फिर हमें आईपीयू का सीईटी लेना चाहिए?
देखो, आप सीईटी दो या ना दो ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निमसेट आप जरूर दे देना अगर आपको आईपीयू में जाना है तो, क्योंकि इस साल बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सीईटी दिया है निमसेट नहीं दिया है तो वो सफर कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर आप अगर 2021 का एस्पिरेंट हो तो प्लीज आप निमसेट मतलब जरूर दे दो अगर आपको आईपीयू जाना है तो। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि निमसेट तो देना ही देना है। अगर आपने एमसीए कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार अगर ये कॉलेज नहीं दिया तो क्या दिया, ये पेपर नहीं दिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि डिड यू गिव एनी अदर एग्जाम्स एक्सेप्ट निमसेट या आईपीयू? इसके अलावा मैंने बीएचयू का एग्जाम दिया था और यूपी ट्यू का दिया था। ओके, तो इस हिसाब से आप इनको कैसे रेट करते हो कि यार आपका ये बढ़िया गया था या फिर वो वाले कॉलेजेस आपको ज्यादा प्रेफर्ड थे? नहीं, मेरे उनमें भी रैंक अच्छी थी, बीएचयू में भी अच्छी रैंक थी और यूपी टू में भी, लेकिन मेरे को निमसेट पे थोड़ा सा ज्यादा बिलीव था तो मैंने इसलिए उनके काउंसलिंग फील नहीं करी थी। ओके, ठीक है। इसके अलावा यार अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए? निमसेट मान लो या फिर आईपीयू मान लो या कोई भी बीएचयू मान लो, और अगर थी कोई स्ट्रैटेजी तो आपने कौन से मंथ से शुरुआत करी थी और कितने महीने में बेसिकली आपकी कवर्ड हो गई थी वो? देखिए, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। मैंने सेल्फ से मतलब खुद से प्रिपरेशन की थी, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की है और मैंने कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन की थी निमसेट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज आपके लिए जो है वो मैथमेटिक्स है। आपको मैथमेटिक्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो 12th क्लास तक के मतलब 11th 12th की जो है उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, और ये आप खुद से कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि रिसोर्सेज सब अवेलेबल है ऑनलाइन और फ्री में, मतलब काफी काफी अच्छे एजुकेटर ऑनलाइन है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो और खुद से कोई टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और मतलब मैथमेटिक्स को आप काफी इंप्रूव कर सकते हो अपना, आपके पास अगर टाइम है एक साल का कम से कम तो। ओके। और इसके अलावा अगर मैं और सेक्शन की बात करूं तो आपका रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है और आता है आपका इंग्लिश। तो उन सेक्शन पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर फिर भी देते हैं, इंग्लिश का ऐसा होता है उस पर ज्यादा वेटेज नहीं है। निमसेट में क्या है ना, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैथ का फैक्टर होता है बहुत ज्यादा। हम्म। तो सपोज करो मैथ का जो फैक्टर है वो है आपका 4 का, नहीं सॉरी 3 का, 4 तो मार्क्स होता है, 3 का फैक्टर है, और रीजनिंग का आपका 1.5 का, 1.5। और कंप्यूटर का 2 का है, इंग्लिश का 1 का है। तो अगर मैं 1000 मार्क्स कंसिडर करूँ निमसेट के तो उसमें से 600 मार्क्स का जो है आपका मैथ्स हो जाएगा। तो इसलिए मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, मैथ्स पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी रैंक स्कोर करनी है निमसेट में। बिल्कुल सर, आपको एक तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी इनकी, और इन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन करके भी इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। ये बेसिकली एक आपके लिए इंस्पिरेशन स्टोरी है कि आपको पता लगे कि खुद से स्टडी करके, खुद से मेहनत करके भी आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि विच आर गुड कॉलेजेस ऑफ आईपीयू एक्सेप्ट यूएसआईटी? यूएसआईटी का तो सबको पता है, लेकिन मान लो यार मेरी रैंक उतनी नहीं होती या फिर मैं आउटसाइड दिल्ली का होता हूँ, तो कहाँ मेरे को कौन सा कॉलेज लेना चाहिए? क्या हमारे पास रैंकिंग क्या रखनी चाहिए? तो आप थोड़ा बहुत बता दो उसके बारे में भी। देखिए, अगर आप आउटसाइड हो तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर मैं सजेस्ट करूं तो यूएसआईसीटी हर किसी की, जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, तो उसके बाद अगर हम जाएं तो उसके बाद आता है आपका बीईपी, सीडेक, एलबीएस और जिम स्विप्स ऐसे करके आते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम, कुछ लोग सीडेक में जाते हैं, कुछ बीईपी में जाते हैं। इनके बीच में कंपैरिजन इसलिए है क्योंकि जो फी का है ना वो बीईपी की फी थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। सीडेक की इंक्रीज हुई है इस साल, लेकिन फिर भी सीडेक की उससे काफी कम है। तो कुछ लोग फी को देख के जो है वो सीडेक चले जाते हैं, जबकि कुछ प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखते हैं लास्ट ईयर का तो बीईपी चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको फी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बीईपी कंसिडर करना चाहिए सेकंड नंबर पे, थर्ड पे सीडेक और फोर्थ पे एलबीएस। ओके, तो आई होप कि यार आपके डाउट जो भी थे अभी तक क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि यार एलई कोर्स के बारे में लोग बहुत करते हैं, बातें करते हैं, लेटरल एंट्री। अब तो मान लो कि लेटरल एंट्री का कोई फायदा नहीं रहेगा, जबकि एमसीए 2 साल की होने वाली है। तो आपके हिसाब से एलई के बारे में कोई ओपिनियन आपका? देखिए, ऐसा पहले था कि जब 3 ईयर की एमसीए थी तो एलई उनके लिए होता था जिनको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता था, तो 2 साल की एमसीए होती थी उनके लिए। तो अब तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, नेक्स्ट ईयर से एलई का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा क्योंकि सबके लिए 2 साल की एमसीए, तो एलई का कोई वो नहीं है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एमसीए 2 साल की हो चुकी है आईपीयू के इस बैच के लिए? क्योंकि आईजीडीटीयू में तो हो चुकी है 2 साल की। तो एक बारी यहाँ पर बताओ कि आईपीयू में हो चुकी है या नहीं? नहीं, आईपीयू ने अपना नोटिस जो है वो निकाल दिया है, वो शायद करीब 1 डेढ़ महीना हो गया।
उन्होंने बोल दिया है कि एमसीए इसी साल से 2 ईयर्स की होगी आईपीयू में। ओके। तो क्या-क्या चेंजेस आएँगे आपके हिसाब से कि अगर 2 साल की यहाँ पर हो चुकी है, तो आपके करिकुलम में क्या-क्या चेंजेस होंगे? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? देखिए पहले क्या है, पहले स्क्रैच से बिल्ड किया जाता था, कोई एमसीए करने जाता था तो उसको पहले मतलब कोडिंग का बेसिक सी प्लस प्लस वगैरह यहाँ से सिखाया जाता था, लेकिन अब 2 ईयर्स की हो गई एमसीए तो ऐसा नहीं होगा। हुँ, जो आपको बेसिक्स है वो शायद खुद सीख के आने पड़ेंगे, क्योंकि ये इन सब से स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 4 ही सेमेस्टर है, उसमें आपके प्रोजेक्ट भी होते हैं 2 में, एक माइनर मेजर करके। हुँ, तो इसना अब इतना नहीं कराएंगे वो लोग कि आपको सी प्लस प्लस वगैरह, लेकिन इतना है जो है वो कोई नॉन सीएस बैकग्राउंड से अगर आ रहा है तो उसके लिए आई थिंक एक्स्ट्रा एग्जाम कुछ रखेगी आईपीयू की, उनको ये सब 4-5 पेपर जो है वो पास करने पड़ेंगे। अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन आई थिंक ऐसा होगा जरूर। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यार 2 साल के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होने वाली है। अगला और लास्ट और मेन क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जो एमसीए 2 साल की हो गई है आईपीयू में, आपने तो आईपीयू में एडमिशन लिया है, लेकिन जो बाकी कॉलेजेस में भी 2 साल की होने वाली है, तो नॉन सीएस जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कोप अप करेंगे? आप थोड़ा-सा बताओ। देखिए नॉन सीएस बैकग्राउंड वालों के लिए मतलब सबसे अच्छा सजेशन ये है कि जब उन्होंने एडमिशन का डिसाइड कर लिया कि उनको एडमिशन लेना है इसी साल, तो उनको सी सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब अपना जो बेसिक्स है कोडिंग का वो स्टार्ट कर देना चाहिए खुद से ही। क्योंकि जब वो कॉलेज जाएंगे तो इस बार जहां तक जाए, जब 3 साल की थी एमसीए तो सी से स्टार्ट करते हैं, सी प्लस प्लस से, लेकिन इस बार जैसे 2 साल की है तो मैं मतलब बोल सकता हूँ कि वो जावा या पाइथन वगैरह से स्टार्ट करेंगे, तो वहां हो सकता है नॉन सीएस बैकग्राउंड वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो इससे बेटर ये है कि आप जो है सी प्लस प्लस वगैरह खुद से सीख के पहले से आए तो फायदा रहेगा आपको। बिल्कुल। तो यार आई होप कि जो भी आईपीयू से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में ही क्लियर हो चुके होंगे, और जो भी इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि इन्होंने किस तरीके से अपना हार्ड वर्क करा, सेल्फ प्रिपरेशन करी और आईपीयू के टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया, उससे आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए होंगे। और मैंने बहुत सारी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उस पर बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, बुक्स के ऊपर, निमसेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसी के ऊपर, तो वो सारी आई बटन में आ रही होंगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी बहुत सारी मदद हो सके। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।